Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 7. Today we will discuss about numericals based on theory of fringes और बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ये पेपर में आते हैं आपके। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे आप उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, भाई फॉर्मूला आ चुका है लास्ट केस में बीटा का। कितनी फ्रिंज विड्थ होगी? बीटा लैम्बडा बाई डी बाई बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी। और आप ये भी जानकर आए हैं यहाँ पर कि अगर डी को इंक्रीज करूं क्या होगा, और जितने भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस है सभी की विड्थ क्या होती है? इक्वल। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर आपने जाना कि सारे के सारे ब्राइट एक जैसे हैं और सारे के सारे डार्क एक जैसे हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मुझे कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट में, यानी दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर दिया गया है। दोनों स्लिट्स को 1 mm दूर रखा गया है एक दूसरे से। 1 mm कोई SI यूनिट नहीं है। इंटू 10⁻³ करूं तो ये बात मीटर में चेंज की जा सकती है। एंड स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, और स्क्रीन कितनी दूर रखी गई है? 1 मीटर। इसका मतलब ये कैपिटल D डिस्टेंस गिवन है। व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ? बीटा की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी, जो फ्रिंजेस बनेगी उनकी विड्थ कितनी होगी ये बताना है। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, अगर जो लाइट यूज करी है उसकी 500 नैनोमीटर क्या है? वेवलेंथ है। तो फ्रिंज विड्थ बताइए, जो फ्रिंजेस बनेगी उनकी विड्थ बताइए कितनी होगी। तो भाई सीधा फॉर्मूला है इस केस में, तो बीटा बराबर होता है लैम्बडा डी बाई डी के। सब कुछ यहां चेंज कर लोगे तो गलती नहीं करोगे। डी को मैंने SI यूनिट्स में चेंज कर दिया, कैपिटल D गिवन था SI यूनिट्स में, नैनोमीटर भी SI यूनिट नहीं है, यानी 500 into 10⁻⁻9 लिखा जा सकता है। मतलब 5 into 10⁻⁻7 लिखा जा सकता है, 2 जीरो इसको देने पर। लैम्बडा की वैल्यू 5 into 10⁻⁻7 है, कैपिटल D की वैल्यू 1 है, स्मॉल d की वैल्यू 10⁻³ है। हेंस बीटा इज इक्वल टू 5 into 10⁻⁻4 मीटर कहिए, या बीटा इज इक्वल टू 0.5 into 10⁻³ मीटर कहिए। कहने का मतलब 0.5 मिलीमीटर कहिए। बहुत थिक विड्थ इनकी कम होती है, बहुत छोटी छोटी जगह में बनती है। भाई एक फ्रिंज की विड्थ आई है 0.5 mm, 1 mm से भी कम है। तो इस केस में बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि जो फ्रिंजेस बनेगी उनकी विड्थ कितनी होगी, और वो इस न्यूमेरिकल में हमने बहुत आसानी से फाइंड आउट किया, क्योंकि डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला ही लगाना था। बढ़ेंगे क्वेश्चंस के टाइप्स में। दूसरा टाइप आ गया क्वेश्चन का, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ। मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 630 नैनोमीटर की लाइट यूज करी, 630 नैनोमीटर की लाइट यूज करी, और जो कि एक SI यूनिट नहीं है। आप 630 को -9 लगाकर मीटर में बदल लें। द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड ऑफ विड्थ 8.1 नैनोमीटर है। जब इतनी वेवलेंथ की लाइट को यूज किया गया है तो जो फ्रिंजेस थी उनकी विड्थ थी 8.1 mm। ये भी SI यूनिट नहीं है, मैंने 8.1 को 10⁻³ लगाकर मीटर में बदल दिया है भाई। तो इस तरह से चेंज कर दिया है मैंने इसे। तो ये फ्रिंज विड्थ कही जाएगी। जब ये लाइट यूज करी तो फ्रिंज विड्थ कितनी थी? बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी होता है, यानी बीटा लैम्बडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है बीटा इस तरह से। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी फ्रिंज विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने अब लाइट को रिप्लेस कर दिया है,
तो मैंने लाइट को रिप्लेस कर दिया है, मैंने दूसरी लाइट का यूज किया और उसकी लैम्बडा अननोन है भाई, हमें दूसरी लाइट की वेवलेंथ नहीं पता, लेकिन अब जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी विड्थ 7.2 मिलीमीटर है, मतलब 7.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट जो यूज करी गई है उसकी वेवलेंथ है 630 नैनोमीटर। तो जो फ्रिंजेस बनी उनकी विड्थ पाई गई 8.1 मिलीमीटर। लाइट बदल दी गई भाई, एक दूसरी लाइट है और उसकी वेवलेंथ नहीं पता हमें अभी कितनी है, लेकिन उस केस में फ्रिंजेस जो बन रही हैं वो 7.2 मिलीमीटर की बन रही है। तो दूसरे केस में लाइट जो यूज करी गई है वो कितनी रही होगी, क्या वेवलेंथ रही होगी, ये पूछा गया भाई। बीटा आंसर देना जब स्टार्ट करेंगे, फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर है फॉर्मूला लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। दोनों केस में कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस मैंने नहीं चेंज किया, दोनों केस में मैंने स्मॉल डी को नहीं चेंज किया है। नहीं चेंज किया है तो बीटा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के, कैपिटल डी कांस्टेंट है, स्मॉल डी भी कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 के और बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 के लिखा जा सकता है। तो बीटा 1 लैम्बडा 1 के प्रोपोर्शनल है और बीटा 2 लैम्बडा 2 के प्रोपोर्शनल है। और भाई प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहने का मतलब अगर दोनों के लिए फॉर्मूला लगाता, कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड होने पर। बीटा 1 की वैल्यू थी, आप एमएम में भी लिख सकते हैं, ये एमएम में है तो ये एमएम में आएगा, ये नैनो में है तो ये नैनो में रखा जाएगा। तो बीटा 1 8.1 मिलीमीटर था, आपने एसआई यूनिट्स में बदल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बीटा 2 7.2 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। लैम्बडा 1 630 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9 था और लैम्बडा 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है भाई इस तरह से। तो लैम्बडा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेसिमल से पावर कटेगी और भाई 9 8 जा 72, 9 9 1 जा 81 में, और लैम्बडा 2 की वैल्यू इस तरफ ले जाइए और ये 9 7 जा 63 होगा, 8 7 जा 56 होगा, 560 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9 मीटर, मतलब 560 नैनोमीटर में। तो 560 नैनोमीटर की लाइट का यूज किया होगा, इसलिए फ्रिंज विड्थ ऐसी बनी है भाई। जो लैम्बडा की रेशो थी वही रेशो बीटा की रही इस केस में। तो ये दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन आया है इस तरह से। और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इस बार न्यूमेरिकल्स आपसे इन टॉपिक्स पर पूछे जाएंगे। और एक और क्वेश्चन आपको ये कहा गया है, येलो लाइट का यूज किया गया जिसकी वेवलेंथ कितनी थी 6000 एंगस्ट्रॉम में। 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम एक एसआई यूनिट नहीं है और इनटू में 10 की पावर -10 लगाया जाए तो मीटर में चेंज किया जा सकता है। और फ्रिंज की जो विड्थ आई वो 0.8 mm थी इस केस में। तो 0.8 mm फ्रिंज विड्थ थी इस केस में। 0.8 इंटू 10 की पावर -3 लगाकर इसे भी मीटर में बदल दिया मैंने। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम की यूज करी गई तो जो फ्रिंज विड्थ थी वो 0.8 मिलीमीटर पाई गई है। What will be the fringe width if the light source is replaced by another wavelength? अगर वेवलेंथ बदल दूं भाई, अगर लाइट 7500 एंगस्ट्रॉम यूज करूं, 7500 इंटू 10 की पावर -10 लगाकर मीटर में बदल दूं और साथ साथ का के एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड, यानी स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस पहले अगर d था तो अब जो डिस्टेंस है वो d डैश हो गया और वो डबल्ड कर दिया गया है। तो चेंजेस देखिए क्या करे गए हैं।
पहले एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल रहा था, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाया गया। उस सेटअप में कुछ कैपिटल डी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, वेवलेंथ लैम्बडा 1 यूज करी गई, फ्रिंज विड्थ पाई गई बीटा 1 में। मैंने लाइट को रिप्लेस कर दिया है दूसरी लाइट से जिसकी वेवलेंथ गिवन है, साथ साथ जो स्लिट्स थी उन स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस मैंने डबल कर दिया है। स्क्रीन अभी भी उतने ही डिस्टेंस पर रखी हुई है। तो अब फ्रिंज विड्थ बताइए जो है वो क्या फर्क पड़ेगा इन बातों पर। और जवाब देने के लिए यूं कहें कि भाई बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा डी अपॉन में किसके, डी के। बीटा 1 बराबर थी लैम्बडा 1 डी अपॉन में डी के, भाई डी 1 भी कह सकते हैं इस तरह से। और बीटा 2 बराबर हो गई है लैम्बडा 2, मैंने वेवलेंथ चेंज कर दी, कैपिटल डी अभी भी उतना ही है, नया जो डी है वो डबल कर दिया गया है D1 का, तो ये नई फ्रिंज विड्थ है। ये पहले फ्रिंज विड्थ थी इक्वेशन 1, ये नई फ्रिंज विड्थ होगी इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड करूं, बीटा 1 अपॉन में बीटा 2 बराबर कैपिटल डी से कैपिटल डी कटेगा, लैम्बडा 1 अपॉन में D1 था ये, इसका 2D1 ऊपर चला जाएगा और लैम्बडा 2 नीचे रहेगा, D1 से D1 भी कट गया, तो ये रेशियो जो आई गई बीटा 1 अपॉन में बीटा 2 बराबर है 2 लैम्बडा 1 अपॉन में लैम्बडा 2। हमें बीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि नई फ्रिंजेस जो होंगी उनकी विड्थ क्या होगी। तो ये बीटा 2 इज इक्वल टू बराबर है, ये इधर भेजिए, बीटा 1 के साथ लैम्बडा 2 मल्टीप्लाई में और 2 लैम्बडा 1 डिवाइड में, और वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई आप। बीटा 1 की वैल्यू थी 0.8 इंटू 10 की पावर -3, लैम्बडा 2 की वैल्यू थी 7500 इंटू 10 की पावर -10 2, और लैम्बडा 1 की वैल्यू थी 6000 इंटू 10 की पावर -10, -10 से -10 कैंसिल हुई, ये 15 दो जीरो से दो जीरो कट, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, और भाई ये 4 2 जा 8, 0.2 पर ये 2 1 जा 2 जाएगा, 0.1 इंटू 10 की पावर -3, हेंस बीटा 2 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर होगा भाई। तो 0.1 मिली कुछ छोड़ दिया गया है शायद, 4 2 जा 8 है, ये 5 भी था भी यहाँ पर, तो ये 0.15 से मल्टीप्लाई होकर 0.5 बनेगा, तो 0.5 mm क्या होंगी फ्रिंज विड्थ होंगी जब आपने चेंजेस किए हैं। पहले 0.8 थी, मैंने लाइट की वेवलेंथ बदली, दूसरी लाइट लेकर आया, साथ साथ फ्रिंज के जो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन है उसे भी डबल किया है, तो उसके कारण भी चेंजेस आएंगे, तो उसके कारण भी चेंजेस आए और कुछ ऐसा देखने को मिलेगा भाई आपको। तो ये न्यूमेरिकल्स फ्रिंज विड्थ पर बेस्ड है, और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अभी आने वाले हैं आपके सामने, मैं बताने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमसे पूछा गया है इस तरह से, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट का यूज किया गया है और लाइट यूज करी गई है 400 नैनोमीटर में, 400 नैनोमीटर की लाइट का यूज किया गया, जो कि एक एसआई यूनिट नहीं है। नैनोमीटर के लिए -9 लगाने पर मीटर में चेंज हो जाएगा भाई। और फ्रिंजेस जो मिली हमें उनकी विड्थ कुछ x है, फ्रिंजेस जो मिली उनकी जो विड्थ है वो कुछ x है यहाँ पर भाई। तो जो फ्रिंजेस मिली हमें उन फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो कुछ x है यहाँ पर, तो x फ्रिंज विड्थ थी यहाँ पर इस तरह से। अभी बात करते हैं भाई आगे, बुक मेरी गिर गई थी अभी, तो फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं हम कि फ्रिंजेस जो हैं उनकी विड्थ क्या होगी, ऐसी बातें समझनी है हमें इस तरह से, और इसे जानने के लिए बात कर रहे हैं आगे। तो x क्या थी, फ्रिंज विड्थ बन रही थी, मैंने लैम्बडा को चेंज कर दिया भाई, नई लाइट आ गई है 600 नैनोमीटर की, एसआई यूनिट में बदल ले भाई, -9 लगाकर मीटर में 600 नैनोमीटर की लाइट यूज करी,
एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ, और जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है D2 वो आधा कर दिया, यानी पहले अगर D1 था तो अब वो उसका क्या कर दिया गया, आधा। ऊपर वाले केस में लाइट λ1 थी, जो डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच का कैपिटल D है, और जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था वो D1 था, और β1 क्या थी, फ्रिंज विड्थ थी भाई। अब लाइट λ2 यूज करी गई है और फ्रिंज जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है वो आधा कर दिया गया है, और हम चाहते हैं कि फ्रिंज की विड्थ ना बदले भाई। इस केस में भी β2 किसके इक्वल होनी चाहिए, x। हम चाहते हैं उतनी ही विड्थ रहे, उतनी ही विड्थ रहने के लिए भाई ऐसे कैसे रह सकती है भाई, मैंने बदला है, तो उतनी ही विड्थ रहने के लिए कहता है D में इसके बीच में कितना चेंज किया होगा आपने, तो ये रेशियो बताइए पहले वाले और नए वाले में, यानी D1/D2 की रेशियो बतानी है। पहले जो डिस्टेंस था स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में वो D1 था, अब D2 हो गया है, तो ये रेशियो आपको बतानी है कि कितना होना चाहिए कि फ्रिंजेस अभी भी उतनी ही बने भाई। करना स्टार्ट करिए भी, अगर क्वेश्चन समझ गए हैं तो वीडियो को वापस करिए, बैक कर कर दोबारा लाइए। अगर क्वेश्चन ध्यान से ना सुना हो आपने तो लैम्बडा गिवन थी पहले केस की और बीटा x है, कुछ लाइट बदल दी, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस बदल दिया, तो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस में भी कुछ चेंज करना पड़ना चाहिए। क्या चेंज करना पड़ेगा कि सेम विड्थ रहे भाई। तो पहले β1 बराबर है λ1 D1 अपॉन में स्मॉल d1, सब कुछ बदल रहे हैं भाई। और भाई दूसरे केस में β2 बराबर है λ2 D2 अपॉन में D2 भाई, सेकंड हो गया इस तरह से, दोनों इक्वल होने चाहिए। β1 बराबर रहना चाहिए β2 के, यानी λ1 D1 बटे में D1 बराबर होना चाहिए λ2 D2 अपॉन में स्मॉल d2 को आधा लिखा जा सकता है अभी D1 का, ये मैंने देखा। अगर D1 से D1 कट जाए तो भाई ये ऊपर चला गया, λ1 D1 बराबर 2 λ2 D2। तो D1 अपॉन में D2 की रेशियो है, D1 अपॉन में D2 की रेशियो क्या होगी, 2 λ2 अपॉन में λ1 भाई। और λ2 की वैल्यू गिवन है 600 इंटू 10 की पावर -9, और भाई λ1 की वैल्यू है 400 इंटू 10 की पावर -9 से -9 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आया भाई 3:1 भाई। तो 3:1 में होने चाहिए, यानी पहले अगर 3 सेंटीमीटर था, 3 मीटर था, तो 1 मीटर कर दीजिए, कम करना पड़ेगा आपको ताकि फ्रिंज विड्थ क्या रहे, सेम बनी रहे इस केस में। तो फ्रिंज विड्थ को सेम बनाए रखने के लिए हमें इस तरह का क्या करना होगा, चेंज लाना होगा इसके अंदर। तो इस तरह का चेंज लाना होगा हमें इस तरह से, तो ये चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको इस तरह से। एक टाइप और देखिएगा क्वेश्चन का, बड़ा ही अच्छा ये टाइप है। हमें कहा गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस आपको मिल रही थी। कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लैम्बडा यूज करी गई 6000 एंगस्ट्रॉम की, और ये ऐसा यूनिट नहीं है, 6000 इंटू में 10⁻⁻10 कर दूं, मीटर में बदल गया, और जो फ्रिंजेस मिली आपको वो फ्रिंजेस पाई गई 0.2 मिलीमीटर की पाई गई। ये भी ऐसा यूनिट नहीं है, 0.2 इंटू 10⁻³ कर मीटर में चेंज कर दीजिए। फ्रिंज विड्थ पर बताइए क्या फर्क पड़ेगा, नई फ्रिंजेस क्या होंगी अगर इस सारे सिस्टम को एक मीडियम में रख दूं, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक दूसरे मीडियम में उठाकर रख दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। अभी सारा सेटअप कहां पर था, एयर में या वैक्यूम में था, और वहां पर फ्रिंज की विड्थ थी 0.2 mm। सारा एपरेटस किसी दूसरे मीडियम में रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। वैसे 1.3 को 4/3 भी लिखा जा सकता है, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 4/3 भी लिखा जा सकता है कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान करने के लिए।
और अब मुझसे पूछा गया है नई फ्रिंज विड्थ बताइए भाई। बदल जाएंगी, मैंने आपको थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस के डेरिवेशन के बाद लास्ट में लिखवाया भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो क्या कि भाई नई फ्रिंजेस क्या होंगी, पहले जितनी बन रही थी डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए म्यू, क्योंकि वेवलेंथ बदल जाएगी भाई। तो एक डेरिवेशन की तरह कराया हुआ है, जिसे ना याद हो वापस जाकर देख सकता है। तो नहीं तो नई वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ बदल जाएगी नए मीडियम में रखने पर, वो पहले फाइंड आउट कर लीजिए, फिर दोबारा सीधा सा फॉर्मूला लगा दिया भाई। पहले थी 0.2 इंटू 10 की पावर -3, म्यू की वैल्यू है 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा और भाई ये 4 डिवाइड में है तो 3 2 जा 6, 0.6 इंटू 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाई 4 भाई। अब ये 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर -3 और 0.15 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है। कहने का मतलब 0.15 मिलीमीटर है नई फ्रिंज विड्थ भाई। जो नई फ्रिंजेस बनेगी वो 0.15 को डिवाइड किया मैंने भाई, यहाँ से 3 ऊपर गया था, 3 2 जा 6 हो गया था और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और फिर ये 2 था और फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 तो 0.15 और मिलीमीटर भाई बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे कि ये नई फ्रिंज विड्थ इतनी होगी भाई। तो क्वेश्चंस के टाइप्स बताता जा रहा हूं भाई मैं आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं फ्रिंज विड्थ को लेकर या थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस को लेकर। एक और न्यूमेरिकल की बात करेंगे भाई, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। हमें कहा जाएगा भाई क्या होता है, मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करता हूं, मैं हमेशा ही मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करता हूं। रेड कलर यूज किया या ब्लू कलर यूज किया भाई, ताकि रेड कलर ने सेंटर पर सेंट्रल ब्राइट बनाया होगा, उसके बाद डार्क बनाया होगा और इस तरह से रेड कलर ने सेंट्रल ब्राइट बनाया, फिर डार्क बनाया है अपना इस तरह से, इस तरफ भी उसने अपना एक डार्क बनाया है इस तरह से, तो इधर भी एक डार्क बनाया है रेड कलर ने और फिर ऐसे ही ब्राइट बनेगा, फिर इधर ब्राइट बनेगा, ऐसे फ्रिंजेस बनते जाएंगे। अगर आपको पता है बीटा का फॉर्मूला लैम्बडा d/d है, बीटा लैम्बडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रेड ने बनाया। उसके बाद अगर व्हाइट लाइट का यूज किया आपने, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, सभी अपने अपनी अलग अलग फ्रिंजेस बनाएंगे हर कलर। सबसे छोटी सबसे कम विड्थ का ब्राइट किसका बनेगा, वॉयलेट का भाई। तो मैं ब्लू की बात कर लेता हूं अभी, मान लो तो ब्लू वॉयलेट, सब वॉयलेट ने सबसे कम विड्थ का बनाया, सबसे ज्यादा विड्थ का किसने बनाया, रेड ने बनाया। तो इससे क्या होगा, सभी ने सेंटर पर ब्राइट बनाया है, इसलिए सेंट्रल ब्राइट मुझे दिखाई देगा भाई। उसके बाद भाई अब ये इतनी विड्थ में, इतने एरिया में रेड का क्या बन रहा था, सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, बट वॉयलेट का सेंट्रल ब्राइट जो बन रहा है वो कम विड्थ के अंदर बन रहा है और इसका ब्राइट खत्म हो चुका है। अब ये डार्क बनाना चाहेगा भाई। वॉयलेट यहाँ पर अपना डार्क बनाना चाहता था, जबकि रेड यहाँ पर अपना ब्राइट बनाना चाहता था। आगे चलकर जहां रेड अपना डार्क बनाना चाहेगा, वहां वॉयलेट अपना ब्राइट बनाना चाहेगा और इससे आपको एक सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, अच्छे फ्रिंजेस नहीं बनेंगे भाई। हाँ, एक कलर कहीं डार्क बनाना चाहता है, दूसरी वेवलेंथ वहां ब्राइट बनाना चाहती है, तो डार्क ब्राइट के फ्रिंजेस क्लियर नहीं बनेंगे भाई। आपको ठीक से नहीं बनेगा इस तरह से कि एक ब्राइट दिखाई दे फिर डार्क ब्राइट डार्क ऐसे। इसलिए मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट लेता हूँ, एक ही कलर की एक ही वेवलेंथ की लाइट का यूज करूं ताकि सारे फ्रिंजेस एक जैसे स्पष्ट दिखाई दे, मुझे ब्राइट दिखाई दे और डार्क दिखाई दे भाई। ज्यादा कलर वेवलेंथ होंगी तो जहां डार्क बनना चाहता है वहां दूसरा कलर ब्राइट बनाने की कोशिश करेगा, इंटेंसिटी ज्यादा कर देगा वहां पर। जहां ब्राइट बनना चाहता है वहां दूसरा डार्क इंटेंसिटी कम करेगा। तो इस तरह से क्लियर फ्रिंज नहीं दिखाई देगा आपको। यानी अगर एक से ज्यादा वेवलेंथ का यूज किया जाए तो मैं देखूंगा कि सेंटर पर उनका सेंट्रल ब्राइट ओवरलैप करेगा भाई।
सेंट्रल ब्राइट तो उनका ओवरलैप करेगा, लेकिन फिर ये ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। इसका जो सेंटर पर तो सबने सेंट्रल ब्राइट बनाया आपने, फिर एक डार्क बनाना चाहता है, दूसरा अभी भी वहां उसका ब्राइट फैला हुआ है वहां तक, यानी ओवरलैपिंग ठीक से नहीं हो रही होगी। बट थोड़ा आगे चलकर ये डिफरेंस बनते बनते दोबारा इस तरह से हो जाएगा कि एक फ्रिंज पीछे खिसक जाऊं। अगर रेड ने यहां पर अपना 5वां ब्राइट बनाया है, तो भाई रेड की विड्थ ज्यादा है, तो किसी डिस्टेंस पर सेंटर से कुछ y डिस्टेंस पर रेड ने अगर 5वां ब्राइट बनाया है, तो वॉयलेट का छठा बन रहा होगा भाई। एक ज्यादा बना दीजिए भाई। क्यों एक ज्यादा क्यों बना दिया मैंने इस तरह से? क्योंकि भाई उसकी विड्थ क्या है भाई, छोटी। इतने डिस्टेंस में अगर 5 ब्राइट और 5 डार्क बनाए हैं रेड ने, तो 6 ब्राइट और 6 डार्क बना देगा वॉयलेट। क्यों? क्योंकि भाई उसकी विड्थ कम है, वो इतने ही डिस्टेंस में ज्यादा फ्रिंजेस बनाएगा। तो एक मिनिमम केस ये है कि यहाँ सेंटर के साथ सेंट्रल ब्राइट दोनों के कोइंसाइड कर रहे थे। थोड़ी आगे जाने पर ओवरलैप ठीक से नहीं हो रहा होगा, बट ये डिफरेंस घटते एक दोबारा फिर ऐसी सिचुएशन बनेगी कि इसका रेड का ब्राइट इस वॉयलेट के ब्राइट के साथ दोबारा कोइंसाइड कर रहा होगा, बट एक का नंबर ज्यादा होगा, एक का नंबर कम होगा। तो कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो इसके बाद आगे चलकर फिर ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये दोबारा ओवरलैप कर रहे होंगे इस तरह से। तो ऐसे कौन सा ब्राइट ओवरलैप कर रहा होगा भाई, कौन सा ब्राइट ओवरलैप कर रहा होगा, ये फाइंड आउट करने का क्या तरीका है इस क्वेश्चन से जानते हैं। फिलहाल कहता है क्वेश्चन खुद ही क्या कह रहा है कि जब लाइट, मैंने क्या किया, रेड लाइट का यूज किया। रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम कही गई है, मैं इसे SI यूनिट्स में बदल दूं, 6000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर का आ जाएगा। और मैंने देखा फ्रिंज पैटर्न देखने को मिला भाई। मैंने सारा सिस्टम सेम रखा, कैपिटल D को चेंज नहीं किया, मैंने स्मॉल d को चेंज नहीं किया, मैंने लाइट दूसरी यूज करी गई है, और लाइट दूसरी यूज करी गई है कौन सी, अब मैंने यूज किया है किसको, ग्रीन कलर की लाइट को यूज किया, और 5000 एंगस्ट्रॉम की इसकी वेवलेंथ है, यानी 5000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर की इसकी वेवलेंथ है। और मुझे ये कहा गया कि n+1 जिस डिस्टेंस पर सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर अगर रेड कलर की nth वेवलेंथ nth ब्राइट बन रहा था, तो इस ग्रीन कलर का n+1 ब्राइट बन रहा है। ऐसा खुद क्वेश्चन कह रहा है। फिलहाल इस केस में भाई क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से कुछ डिस्टेंस ऊपर चले जाइए किसी भी डायरेक्शन में, nth ब्राइट बन रहा है किसका, रेड का, तो n+1 ब्राइट बन रहा है किसका, इस ग्रीन का, और कोइंसाइड कर रहे होंगे इस तरह से। तो कुछ डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर बात कर रहा हूं दोनों के लिए, लेकिन एक का अगर मान लीजिए nth ब्राइट बना है, तो छोटी वाली वेवलेंथ का ज्यादा बनेंगे, n+1 बना है, तो आपको ये बताना ये n की वैल्यू कितनी होगी भाई इस तरह से। तो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, पहली बात तो ब्राइट बना है रेड का, और ब्राइट ही बना है किसका, ग्रीन का। में ब्राइट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो पहली बात तो पोजीशन ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज भाई, पोजीशन ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज भाई, एक ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगा, ये पोजीशन देखने का फॉर्मूला है y = n लैम्बडा d/d भाई। इतने ही y डिस्टेंस पर nth ब्राइट कहां पर जाकर बनेगा, कोई ब्राइट कहां कितने डिस्टेंस पर बनेगा, n लैम्बडा d/d। हमारा फॉर्मूला है तो भाई पोजीशन वाले फॉर्मूले को याद करिए, पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क हमने फाइंड आउट करी थी इस तरह से भाई। कुछ y डिस्टेंस पर जाकर nth ब्राइट बन रहा है, तो ये उसकी है। अगर रेड के लिए लगाऊं तो y डिस्टेंस पर nth ब्राइट बना है, λ1 वेवलेंथ थी, कैपिटल D स्क्रीन का डिस्टेंस है स्लिट से, और स्मॉल d ये डिस्टेंस है, इज इक्वल टू
इतने ही डिस्टेंस पर n+1 ब्राइट बना है किसका, इस ग्रीन का। लैम्बडा वेवलेंथ बदल दी गई, कैपिटल डी और स्मॉल डी नहीं बदले गए भाई। ये फॉर्मूला लगाने पर आप डी से डी को कैंसिल कर दीजिए, कैपिटल से कैपिटल डी को कैंसिल कर दीजिए, और भाई n इंटू में लैम्बडा 1 की वैल्यू रख दीजिए 5000 एंगस्ट्रॉम नहीं रख दीजिए भाई, दोनों तरफ कट जाएंगी क्योंकि रेशियो है। और n+1 था, और यहाँ सॉरी भाई यहाँ पर लैम्बडा थी 6000, रेड की बात हो रही थी, और यहाँ पर थी भाई 5000 एंगस्ट्रॉम की। दोनों तरफ मैं माइनस कर लगाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा भाई। 3 जीरो से 3 जीरो भी कट गई यहाँ पर। इक्वेशन बनी 6n बराबर 5n+5 के। 5n इधर आकर माइनस हुआ तो n बराबर किसके, n की वैल्यू 5 आई है तो n+1 की वैल्यू 6 आई है। यानी इस रेड का 5वां ब्राइट और ग्रीन का 6ठा ब्राइट कोइंसाइड करेंगे। सबसे पहले इनके सेंट्रल ब्राइट कोइंसाइड करेंगे। जहां रेड का सेंट्रल ब्राइट बना है वहीं ग्रीन का सेंट्रल ब्राइट बना है, और दोनों के सेंट्रल ब्राइट कोइंसाइड करेंगे। उसके बाद ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी ठीक से, क्योंकि दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम नहीं है। लेकिन दोनों तरफ चलते जाइए, रेड का जहां 5वां ब्राइट बनेगा, ग्रीन का वहां 6ठा ब्राइट बनेगा, फिर कोइंसाइड करेंगे। और आगे चलते जाइए, जहां रेड का 10वां बनेगा वहां ग्रीन का 12वां बनेगा और कोइंसाइड करेंगे। जहां 15वां बनेगा वहां 18वां बनेगा, कोइंसाइड करेंगे। ऐसे चलता जाएगा भाई। हर कुछ डिस्टेंस के बाद दोबारा से इनके ब्राइट्स क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे भाई इस तरह से। तो ये हमने लेट किए। इसने क्वेश्चन में गिवन था कि n+1 सॉरी nth ब्राइट है रेड का, तो n+1 ब्राइट है ग्रीन का, जो वहां पर जाकर कोइंसाइड कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। लाइट यूज करी गई जिसकी वेवलेंथ थी 800 नैनोमीटर भाई। 800 नैनोमीटर की लाइट यूज करी गई है एक बार, और एक बार लाइट यूज करी गई है 600 नैनोमीटर की भाई। तो 600 नैनोमीटर की एक बार लाइट यूज करी 800 नैनोमीटर की, एक बार लाइट यूज करी 600 नैनोमीटर की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जिसमें क्या कहा गया है कि स्क्रीन कितनी दूर रखी गई है, कैपिटल डी कहा गया है 1.4 मीटर। स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भाई स्मॉल डी दिया गया है 0.28 mm एसआई यूनिट नहीं है, माइनस का 3 लगाकर मीटर में बदल दिया। 800 नैनोमीटर को -9 लगाकर मीटर में बदल दिया। 600 नैनोमीटर को -9 लगाकर मीटर में बदल दिया। और कहा गया है कि सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से कितनी दूर डिस्टेंस बताना है इस बार, कि ये क्या कर रही होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी भाई। तो कितनी डिस्टेंस पर इनके ब्राइट, सेंटर पर तो इनके सेंट्रल ब्राइट कोइंसाइड कर ही रहे हैं, उससे कुछ दूर जाना स्टार्ट करें तो उससे कितनी दूर, ऐसे मतलब वो डिस्टेंस बताइए कितना होगा जहां पर इनके कोई ना कोई ब्राइट दोबारा से कोइंसाइड कर रहे होंगे। पहले देखते हैं नंबर में कि कौन सा ब्राइट इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। फिलहाल लेट करिए, लेट n1 ब्राइट ऑफ, लेट n1th ब्राइट ऑफ, n1th ब्राइट फ्रिंज ऑफ, n1th ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्बडा 1 कोइंसाइड विद n2 ब्राइट फ्रिंज ऑफ, n2 ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्बडा 2। वैसे आप ये भी मान सकते हैं कि इसका nth ब्राइट होगा तो जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसका n+1 होगा, मिनिमम केस की बात करूं तो। उसके बाद फिर आगे फिर दोबारा होगा, रिपीट होगी ये चीजें भाई। लेकिन मिनिमम केस की बात करूं कि सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से
कितने डिस्टेंस पर जाकर इनके ब्राइट ओवरलैप कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे, ये कहा गया। तो मिनिमम बात ये मान ली मैंने कि एक का n1 ब्राइट बना है उस पर, तो दूसरे का n2 ब्राइट बना है। और भाई आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। भाई पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें, ब्राइट फ्रिंज कहां जाकर बनता है? ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन का फॉर्मूला था y इज इक्वल, कुछ y डिस्टेंस पर जाकर ब्राइट बन रहा है n1 लैम्बडा 1 d बाई डी बराबर, दूसरे का n2 ब्राइट बन रहा है लैम्बडा 2 वेवलेंथ है, और d और स्मॉल d तो दोनों के लिए सेम है भाई। तो कैपिटल D और स्मॉल d कैंसिल होने के बाद n1 लैम्बडा 1 बराबर है n2 लैम्बडा 2 वेवलेंथ की इनवर्स रेशियो में, n1 अपॉन में n2 बराबर लैम्बडा 2 अपॉन में लैम्बडा 1 भाई, n1 अपॉन में n2 बराबर 600 नैनोमीटर की लैम्बडा 2 है, और 800 चेंज करने पर भी कट ही जाएंगे। 3 रेशियो कितना आ गया भाई? 4। 3 रेशियो 4 का मतलब सेंटर पर सेंट्रल ब्राइट कोइंसाइड करेंगे इनके, उसके बाद जो रेशियो आई है वही नेचुरल नंबर मान लीजिए भाई, कि भाई तीसरा ब्राइट किसका 800 नैनोमीटर वाली का चौथे ब्राइट के साथ कोइंसाइड करेगा 600 नैनोमीटर वाली के साथ। इसके बाद ये केस कब बनेगा? डबल कर दीजिए, छठा इसका और 8वां इसका कोइंसाइड करेंगे, और भाई 9वां इसका और 12वां इसका कोइंसाइड करेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर दोबारा कोइंसाइड की सिचुएशन बनती जाएगी भाई। n1 अपॉन n2 की रेशियो 3/4 आई, और यही आंसर मान लीजिए भाई। ये मैं सोच रही तो रेशियो आई है, यही बनेगी भाई। ये रेशियो एग्जैक्ट ये करिए कि थर्ड ब्राइट ऑफ 800 नैनोमीटर लाइट coincide with fourth bright of 600 नैनोमीटर लाइट में। तो ऐसा अगर देखने को मिलेगा तो हमें तो डिस्टेंस बताना है कि सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर ये कोइंसाइड करेंगे, यानी y की वैल्यू निकालनी है। चाहे पहली वाली के लिए फॉर्मूला लगा दो, चाहे दूसरी वाली के लिए, y तो दोनों से सेम आएगा। n1 लैम्बडा 1 d by d is equal to n1 की वैल्यू आई है 3, लैम्बडा 1 थी 800 नैनोमीटर, माइनस का 9 लगाऊंगा, 2 जीरो इसको दे देता हूं, माइनस का 7 रह जाएगा। कैपिटल D की वैल्यू 1.4 मीटर में आई है, और डिवाइडेड बाय स्मॉल d की वैल्यू 0.28 इंटू 10 की पावर -3 है। ये पॉइंट हटाना चाहता हूं, 2 डेसिमल उधर भेजूंगा, माइनस का 5 कर दिया। ये डेसिमल हटाना चाहता हूं, 14 को ये 1.4 को 14 कर दिया, तो ये -8 हो गया भाई। 14 2 जा 28, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, और भाई माइनस की 5 ऊपर जाएंगी तो माइनस की 3 बचेगी मीटर में। हेंस y इज इक्वल टू 12 मिलीमीटर भाई। सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से 12 मिलीमीटर दूर चले जाइए, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके ब्राइट फ्रिंजेस क्या कर रहे होंगे? कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के लिए, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि एक लाइट का कौन सा ब्राइट फ्रिंज दूसरे लाइट के ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड करेगा। इंटेंसिटी पर 1-2 क्वेश्चन और होते हैं भाई। एक और फिनोमेनन मतलब फॉर्मूला लिखवा देता हूं भाई। मैं आपको ये बता दूं नंबर 1 बात, क्या मैक्सिमा और मिनिमा की रेशियो चाहिए भाई हमें। मैक्सिमम लाइट किसी केस में कितनी है और मिनिमम कितनी है, इस चीज की क्या चाहिए भाई हमें? रेशियो चाहिए थी भाई। तो भाई I1 इंटेंसिटी आई है किससे? पहली स्लिट से, जो किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। दूसरी स्लिट से I2 आई है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? I2 के स्क्वायर के। I1 अपॉन I2 की रेशियो निकाली जाए
तो पहली बात तो दोनों स्लिट से जो लाइट आई है उनकी रेशो क्या होगी, उनके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगी भाई, ये रेशो है। एक स्लिट से लाइट I1 इंटेंसिटी की, दूसरी से I2 इंटेंसिटी की, उनकी रेशो क्या होगी, जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की रेशो होगी भाई, इस तरह से। अब जहां पर एक मैक्सिमा बनेगा वहां पर एम्पलीट्यूड होगा A1 प्लस A2 और फिर इसका स्क्वायर कर दूंगे। जहां पर मिनिमा बनेगा, इंटेंसिटी कम होगी, वहां एम्पलीट्यूड कैंसिल करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 होगा और इसका स्क्वायर कर दूंगे। रेशो चाहिए मुझे मैक्सिमा और मिनिमा की, तो रेशो निकालनी है भाई। तो मैक्सिमम बटे में मिनिमम की रेशो बराबर है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। मैं इसे और सिंपलीफाई करना चाहता हूं, मैक्सिमम की इंटेंसिटी अपॉन में मिनिमा की इंटेंसिटी इज इक्वल टू, भाई A1 कॉमन लेना चाहता हूं ऊपर से, पहले A1 कॉमन लूंगा, A1 का स्क्वायर बाहर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर था भाई, A1 की जगह तो 1 बचेगा, बट यहाँ तो A2 है, यहाँ तो A1 है ही नहीं। A1 से मल्टीप्लाई करूंगा, A1 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई वाला बाहर चला गया, A2 के डिवाइड में A1 लिखा जा सकता है। सॉरी, आप A2 को कॉमन लीजिए भाई, A2 को कॉमन लीजिए आप, तो ऐसे में क्या होगा, A1 के साथ A2 नहीं था, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, नीचे वाला रह गया, मल्टीप्लाई वाला बाहर चला गया, और प्लस 1 फिर इसका होल स्क्वायर है। ऐसे ही नीचे भी A2 कॉमन ले लीजिए आप भाई, और A1 अपॉन में A2 माइनस का 1 और फिर होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। मैक्सिमम बटे में मिनिमम भाई की रेशो, मैक्सिमा जहां बनेगा वहां की इंटेंसिटी और अपॉन मिनिमा जहां बनेगा वहां की इंटेंसिटी की रेशो चाहिए थी आपको। A1 अपॉन में A2 को R लिखा जाएगा भाई, एम्पलीट्यूड की रेशो लिखी जाएगी भाई, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R1 माइनस सॉरी R1 प्लस R का R प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इकट्ठा भी लिखा जा सकता है इसे। मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमा पर कितनी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी एक मिनिमा पर, एक डार्क फ्रिंज पर कितनी होगी, R प्लस 1 और अपॉन में R माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, जिसमें R को क्या कहा जाएगा, एम्पलीट्यूड की रेशो भाई, A1 अपॉन A2 की रेशो है। इस फॉर्मूले को और मैं आगे बढ़ा दूं, मतलब ये फॉर्मूला तो इतना ही है, और इंपॉर्टेंट बातें भाई क्वेश्चन के लिए क्या होगी भाई, विड्थ W1 क्या है, विड्थ है किसकी, S1 स्लिट की, W2 विड्थ है किसकी, S2 स्लिट की, और भाई विड्थ जितनी ज्यादा होगी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, I1 अपॉन I2 की रेशो, जितनी बड़ी खिड़की खोलूंगा लाइट उतनी ज्यादा आएगी इंटेंसिटी में, और भाई इसलिए W1 स्लिट की जो विड्थ है, विड्थ की रेशो W1 बाई W2 है, तो इंटेंसिटी की रेशो I1 अपॉन I2 है। यानी अगर स्लिट्स की विड्थ को डबल कर दूंगा मैं, एक स्लिट है उसके कुछ डायमेंशन, अगर उसकी विड्थ को डबल कर दिया जाए तो इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी, और क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो भाई एम्पलीट्यूड यानी कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा स्लिट को डबल करने पर, तो सॉरी √2 टाइम्स हो जाएगा। और भाई ये A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 को तो R लिख सकता हूं, ये R का स्क्वायर लिखा गया भाई, तो ये फॉर्मूला भी काम आएगा हमारे कि W1 बाई W2 क्या है, जो S1 और S2 स्लिट्स हैं उनकी विड्थ की रेशो है, और वो इक्वल है I1 अपॉन I2 इंटेंसिटी की रेशो के, वो इक्वल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की रेशो के, वो बराबर है R स्क्वायर के, क्योंकि A1 बाई A2 को इस फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था भाई, R लिखा है। ये इंटेंसिटी के फॉर्मूले हैं, जब मैक्सिमा से मिनिमम की रेशो पूछी जाए, आपसे सीधा सीधा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं, जो बोर्ड में आए हैं, और इन क्वेश्चंस पर बेस्ड कैसे होंगे क्वेश्चंस भाई, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होंगे। देखिए, व्हाट इज द रेशो ऑफ विड्थ, भाई आपसे पूछा गया विड्थ की रेशो बताइए क्या होगी, यानी W1 बाई W2 बताइए कितना होगा।
इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स आर इन द रेशो √2:1। एम्पलीट्यूड्स की रेशो कितनी दी गई है भाई? √2:1 दी गई है भाई। ये तो आर की रेशो है, सीधा सीधा देखा जाए तो भाई आर की रेशो देखी है तो √2:1 मतलब √2 ही तो है भाई इस तरह से। तो ये आर की वैल्यू गिवन है, मतलब W1/W2 पूछी है। फॉर्मूला था आंसर बताने के लिए कि W1/W2 की रेशो इंटेंसिटी के रेशो के इक्वल होती है, A1/A2 के स्क्वायर की रेशो के इक्वल होती है या R स्क्वायर में। तो इसकी इनकी जो विड्थ रही होगी वो किस रेशो में होगी? R की वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2:1 में रही होगी। जो स्लिट्स हैं उनकी रेशो 2:1 रही होगी और एम्पलीट्यूड की रेशो √2:1 थी, इंटेंसिटी की भी रेशो 2:1 रही होगी। एक और क्वेश्चन देखेंगे भाई, हम जानने की कोशिश करते हैं। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और इंटेंसिटी की रेशो गिवन है भाई। दो सोर्सेज हैं, उनसे जो लाइट आई है I1 I2 इंटेंसिटी है वो 25:16 गिवन है भाई। इंटेंसिटी की रेशो गिवन है 25:16 और रेशो पूछी गई है मैक्सिमम से मिनिमम इंटेंसिटी में। मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी पूछी गई है। जहां एक मैक्सिमा बनेगा वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहां एक मिनिमा होगा वहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी। और वैसे इनकी रेशो R+1 में R-1 का होल स्क्वायर भी लिखी जा सकती है भाई। I1/I2 की रेशो, भाई पूरा फॉर्मूला लिखो ना आपके लिए। W1/W2 बराबर है I1/I2 बराबर है A1/A2 का होल स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर के। यानी I1/I2 की रेशो बराबर होती है किसके? R स्क्वायर के। और हमें I1/I2 की रेशो तो 25:16 गिवन है भाई और ये R स्क्वायर है। इसका मतलब R अंडर रूट करूंगा भाई, 25 से 5 आएगा और 16 से 4 आएगा। R की वैल्यू 5/4 आ गई भाई। ले जाकर यहां पुट करिए, मैक्सिमा जहां बनेगा उसकी इंटेंसिटी और मिनिमा जहां बनेगा उसकी इंटेंसिटी, ब्राइट और डार्क की इंटेंसिटी। R की वैल्यू 5/4 + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 5/4 - 1 का होल स्क्वायर। भाई 4 एलसीएम ऊपर जाएगा तो 9 बना देगा, 9 का स्क्वायर 81, 4 से इसका 4 कट जाएगा भाई, ये 4 ऊपर जाएगा 1 बनाएगा, 1 का स्क्वायर 81:1 भाई। मैक्सिमा जो बनेगा वो मिनिमा से 81 टाइम्स होगा इंटेंसिटी में। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटेंसिटी के क्वेश्चंस भाई। ये बातें हमने डिस्कस करी है भाई। इस तरह के क्वेश्चंस भी इंटरफेरेंस में पूछे जा सकते हैं। इंटरफेरेंस में इतनी बातें हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, आप कंडीशन समझने की कोशिश करिए, बड़े इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंटरफेरेंस पर। एग्जांपल्स करिए जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल्स गिवन है। और अगली बार डिफ्रैक्शन की बात करेंगे हम। इस चैप्टर का वो लास्ट फिनोमिनल है क्योंकि पोलराइजेशन कट गया है इस चैप्टर से, स्कैटरिंग कट गया है इस चैप्टर से और रेडिश कलर वगैरह भी कट गया। अभी नहीं देखना में सन का, ब्लू कलर ऑफ स्काई भी नहीं पढ़ना क्योंकि स्कैटरिंग पर बेस्ड है भाई। और यहां से कट गई है रिजॉल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट भी भाई। तो अगला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भाई। थैंक्स।